हेलो चिल्ड्रेन, नमस्ते बच्चों। पाठ 4 में पर्यावरणीय व्यवस्थापन में हम लोग आगे आज पढ़ेंगे पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्या है। तो उसमें हमें प्रदूषण युक्त हवा, जल और भूमि ऐसा बनाएं जिसमें हम रह सकें, आगे की पीढ़ी को वह चीज़ें लाभ मिल सके, प्रकृति का संतुलन बनाए रखें। उसके लिए ज़रूरी है जैव विविधता संरक्षित रहे, प्राकृतिक मानव निर्मित समस्या का निराकरण हो जाए, अगली पीढ़ी का उत्तम एवं शाश्वत जीवन देने के लिए लगातार जीवन उनका बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता संरक्षण करना और संवर्धन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तभी अगली पीढ़ी को प्राप्त होगी। इस प्रकार पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण और मानव का गहरा संबंध है। इनका संबंध मानव के अस्तित्व के समय से ही है बच्चों। पृथ्वी पर मनुष्य के कदम उसके निर्माण के बहुत लंबी अवधि के बाद पड़े। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कल्पना शक्ति, अपने स्मरण शक्ति, इन मूल्यों के आधार पर अन्य सजीवों की अपेक्षा देखा गया कि मानव ने अपना जो श्रेष्ठ स्थान बनाया वह काबिले तारीफ है। अपने मूल्यों के आधार पर उसने प्रकृति पर अपना खूब प्रभुत्व स्थापित किया। प्रकृति ने मानव को जो भिन्न भिन्न प्रकार की साधन संपत्ति जो दी है, उस साधन संपत्ति का भरपूर उपयोग उसने किया है। सुखी समृद्ध जीवन जीने के लालच में वह प्रकृति से जितना ले सकता था उतना लेते रहा, तथा इसी स्वयं के प्रगति विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास बहुत होने लगा, बहुत नुकसान हुआ, जिसका परिणाम आज सामने है, आप पल पल अनुभव कर सकते हैं। और इसी से पर्यावरणीय समस्या में वृद्धि होने लगी। इससे एक बात हम सबके ध्यान में आनी चाहिए, आ जाती है, अर्थात जो पर्यावरण का संतुलन है वह जो बिगड़ा है उसमें मानव की बहुत भूमिका है। उसे संतुलन करने की मानव की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने का काम यदि मनुष्य ने किया है तो उसका संरक्षण संवर्धन उसी का काम है। सबसे पहले उसको करने का काम भी वही कर सकता है। हमारे द्वारा की जाने वाली जो यह कृति है, ये जो उपक्रम है, जो पर्यावरण के लिए घातक होगी, सामान्यतः यह साधारण लोगों को ही मालूम नहीं होती और अनजाने में कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। जिन चीज़ों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, जिन चीज़ों का हमें उत्पादन नहीं करना चाहिए, वह घटनाएं आपको देखने सुनने को मिलती हैं। बच्चों, तितलियों को आपने देखा होगा, वह पर्यावरण संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बच्चों, पर्यावरण संवर्धन यदि करना हो तो उसके विषय में कौन कौन से कानून हैं आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका पालन करेंगे और इस देश और इस राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। पहला हम लोगों को जो पढ़ना है, वन संवर्धन अधिनियम 1980 में बनाया गया था। इसके द्वारा वन संरक्षण हेतु तथा वनों के लिए आरक्षित की गई जितनी भी जगह हैं, अन्य किसी भी कारण के लिए
निवास के हो, कारखानों को निर्मित हो या किसी भी अन्य उपयोग में लाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। केंद्र सरकार की अनुमति से ही कहीं भी खोद काम या बांध काम करना बंधक कारक बनाया गया। सरकार इस कानून को तोड़ने वालों को अपराधी मानकर उस व्यक्ति को 15 दिन कैद की शिक्षा देने का, उसे सजा देने का प्रावधान किया है। निकट भविष्य में अगर इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया तो इसका परिणाम भयंकर देखने को मिल सकता है। वन का संवर्धन रुक जाएगा। अपने आसपास राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि के बारे में आप अध्ययन करो और देखो क्या वन संवर्धन अधिनियम का पालन हो रहा है। यदि नहीं तो उसकी सूचना सरकार को आप दे सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में वह बना, जो प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं पर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया। यह अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम के अंतर्गत यह बात आती है कि क्या क्या किसके ऊपर कार्रवाई हो। इस कानून के अनुसार किसी भी उद्योग को निर्धारित मापदंड की अपेक्षा अधिक प्रदूषक, चाहे गैसीय हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रवीय रूप में हो, उन सभी प्रदूषकों को वातावरण में निष्कासित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बावजूद भी तमाम उल्लंघन देखने को मिलते हैं। जहां भी आपको मिले उसके बारे में सरकार को, नगर पालिका को आप उसे ईमेल कर सकते हैं। उस विभाग के मंत्री को आप पत्र लिख सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। इन नियमों का और कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष तक का कैद दिया जाता है या 1 लाख तक आर्थिक रूप से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण विषयक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। उसके बारे में आप और जानकारी लीजिए। इसके अलावा इंटरनेट पर आप ध्वनि प्रदूषण कानून और नियंत्रण नियम 2000 में जिसे पारित किया गया था, उसे पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। उसको और विस्तार से इंटरनेट पर सर्च करिए, ढूंढिए और उसके उपक्रम बना करके हमें भेजिए। जैव वैद्युकीय कूड़ा व्यवस्थापन और नियंत्रण अधिनियम 1998 में पारित किया गया था। वह कूड़ा कचरा अस्पतालों का कहाँ जाता है, कैसे उसका नष्ट किया जाता है, किस प्रकार से उस कचरे से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसे आप जानें। उसको भी आप YouTube और Google में सर्च करके उसकी एक रिपोर्ट भेजें। इसके अलावा ई कूड़ा व्यवस्थापन और नियंत्रण अधिनियम 2011 में पारित किया गया। जो ई कूड़ा जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो उत्पन्न होते हैं, बेकार हो जाते हैं, उसे फेंक देते हैं लोग कहीं पर भी। उसको पुनः रिसाइकल करने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। सब व्यक्ति कहीं भी न फेंकें, नहीं तो उसके कचरे जल्दी नष्ट नहीं होते और धरती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 में जिसे लाया गया था, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, जिसमें पहला एक पॉइंट है धारा 49A। इस धारा के अनुसार जितने भी दुर्लभ हो रहे प्राणी हैं, उनका व्यापार न हो, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दुर्लभ प्राणी जो नष्ट होने के कगार पे हैं, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई,
इसके अलावा कलम 49 ब उसके अनुसार वन्य प्राणियों के चमड़ों का, स्किन का, उसके द्वारा एवं उनके अवयवों द्वारा, उनके अंगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे हाथी सिंह का व्यापार। कलम 49 क उसके अनुसार किसी व्यापारी के पास यदि दुर्लभ वन्य प्राणियों की वस्तुओं का संग्रह किया मिला तो उसे तुरंत घोषित करना बंधन कारक किया गया है, अन्यथा उसको बाद में पकड़े जाने पर जुर्माना या अन्य प्रकार की सजा का प्रावधान है। बच्चों, तुमने क्या आसाम के जोरहाट के कोकिला मुख में मोलाई जंगल के बारे में सुना है? वहाँ पर असम राज्य के एक आदिवासी घुमंतू जनजाति में जन्म लेने वाले जादव मोलाई पयांग नाम के एक कर्तव्य दक्ष मनुष्य हैं। एक छोटे इंसान की बड़ी बात, जिसने अपने प्रयास से ऐसा काम किया कि 1963 में जन्मा यह मोलाई जादव, जब उनकी उम्र 16 वर्ष थी, तब से ही वे जंगल कामगार के रूप में काम कर रहे थे। गांव के पास से बहने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी थी, उसमें भयंकर बाढ़ आने से वहां के असंख्य सांपों की मृत्यु हुई। इस समय भी 2020 में इस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी बाढ़ वहां पर देखने सुनने को मिल रही है। आप टीवी न्यूज़ में उसे देख सकते हैं, क्या स्थिति वहां पर हुई है। लोग घरों की छतों पर और भी जगहों पर किस तरह से अपने जान माल की रक्षा कर रहे हैं मनुष्य, तो और प्राणियों की क्या स्थिति हो सकती है। बच्चों, इस उपाय योजना के रूप में वहाँ के सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बांस के केवल 20 पौधे लगाए। इसकी देखभाल करने के लिए मोलाई ने वह भी अन्य जंगल मजदूरों के साथ काम किया था, लेकिन सरकार द्वारा यह योजना बंद करने के बावजूद भी उसके मन में एक दृढ़ निष्ठा आई कि इस 20 पौधे से क्या होगा। फिर उसके मन में एक नया विचार परिवर्तन हुआ, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी है। मोलाई ने अपना कार्य अविरत शुरू किया। पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना, यह उसका एक उद्देश्य बन गया और उसने यह निरंतर कार्य जारी रखने का अपना जारी रखा। पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करने में कोई कमी न हो, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस परिसर में एक भी वृक्ष नहीं था, वहाँ पर आज इस असाधारण मनुष्य ने करीब 1360 एकड़ में जंगल तैयार कर दिया। आज जंगल में मंगल है। इसका मतलब है कि एक मनुष्य अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बाद में इसके कार्य से, इस अतुलनीय कार्य से प्रभावित होकर भारत सरकार की ओर से पद्मश्री, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया, उसे गौरवान्वित किया गया। आज इस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से जानते हैं। अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट करते हैं बच्चों, परंतु यदि किसी मनुष्य ने अपने मन में ऐसा ठान लिया, जैसा कि एक उदाहरण आप पढ़े, तो पूरा जंगल का निर्माण कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मैन, इसलिए कहावत एक कही गई है। बच्चों, पर्यावरण संवर्धन का महत्व इस व्यक्ति ने समझा, जैव विविधता का महत्व समझा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है।